गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 26 एंड 27 ऑफ फरवरी के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आर्टिकल यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई देंगे उन्हीं आर्टिकल्स को हम केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी हमें ज़्यादा डिटेल से दिया होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी को भी अगर यहाँ पर जो वीडियो हम बनाते हैं उसका आपको पीडीएफ चाहिए है या फिर जो भी यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे अगर उनकी समरी चाहिए है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि है डिस्कवरी ऑफ टेम्पल इन तेलंगाना शो स्प्रेड ऑफ चालुक्य रीजन। अब देखिए ये क्या बात कर रहा है, आर्टिकल जो है बात कर रहा है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 जो है उसमें आपसे पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, इवन प्रीलिम्स में भी ये पूछा जाता है। प्लस हम देखेंगे कि यहाँ पर और क्या बातें हैं, आर्ट एंड कल्चर के अलावा हिस्ट्री आती है, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। टेम्पल है तो आर्किटेक्चर के अंदर आ गया, और आपकी हिस्ट्री में क्योंकि चालुक्यास की बात हो रही है जिसपे मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर लोग हैं बच्चे हैं साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। और आजकल क्या हो रहा है, अगर आप जीएस पेपर 1 का एनालाइज करेंगे, ढंग से बैठेंगे, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखेंगे, खास करके 2020 के बाद का ट्रेंड, तो देख पाएंगे कि ज़्यादा फोकस इन्हीं तरफ किया गया है। हिस्ट्री में मैं अगर आपको समझाऊं तो हिस्ट्री को हम बहुत सारे फेजेस के अंदर बांट सकते हैं। खासकर कैसे बांटेंगे, 3 तरीके की हिस्ट्री हमें पता है, बल्कि यूपीएससी के आधार से 4 तरीके की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर एंशंट से हम स्टार्ट करते हैं कि पहली क्या होगी, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी एंशंट हिस्ट्री। दूसरी हम देखते हैं प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी मेडिवल हिस्ट्री। तीसरी हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और फोर्थ होती है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है वो आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती, ये कहाँ पर पूछी जाएगी, केवल और केवल मेंस के जीएस पेपर 1 के अंदर आपसे पूछी जाएगी। और कब से कब तक पूछी जाएगी, 19वीं शताब्दी से लेकर आपका जो करंट चल रहा है इससे इस तक पूछा जाएगा, शायद 15th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के बाद से। तो आपको एज ऑफ डिस्कवरी पढ़ना है, और उसके बाद से आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुए, वर्ल्ड वॉर 2 हुए, रेवोल्यूशंस हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अब एंशंट हिस्ट्री जो है उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसका टाइम फ्रेम जनरली अगर इंडिया की सेंस में देखें तो हम लोग देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर और आगे चलकर जब हम चलते हैं मेडिवल तक तो 700 BC यहाँ पर सीई तक, कॉमन एरा। तो क्या करते हैं, इतना हमें पता होता है। अब एक और हिस्ट्री है बीच में, आप तक सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ही नाम सुना होगा। बीच वाली हिस्ट्री क्या होती है, वो होती है प्री मेडिवल। अब जो ये प्री मेडिवल की हिस्ट्री होती है इसके अंदर आपको पढ़ना होता है 700 ईसा से लेकर यहाँ पर 1100 ईसा तक, ठीक है। तो ये होता है बीच का टाइम फ्रेम। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है इन पॉइंट पे, जो कि 700 से 1001 का है। दूसरा हम देखते हैं कि एक आता है पोस्ट मेडिवल। अब पोस्ट मेडिवल कौन सी हिस्ट्री होगी, 1500 से 1600 तक हम लोग समझते हैं अच्छे से, 1700 तक हमें पता है कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। 1700 तक औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल मुगल साम्राज्य जो है वो बिखर जाता है। 1707 से या 1700 से लेकर जब तक कंपनी नहीं आती है, पूरा अपना नहीं निकालती है, 1857 तक, ये जो 100 साल हैं आपके पास, या 150 साल अगर इनको बोला जाए, ये कुछ ऐसे ईयर्स है जिनके बारे में यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ रहा है, साथ ही में प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब ये ऐसे बीच के क्राइटेरिया होते हैं ना जिन पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। आप भी नहीं करते होगे ज़्यादा फोकस, क्योंकि कौन इनको पढ़ेगा। प्री पोस्ट में हम देखेंगे कि चालुक्यास कहीं पे आ रहे हैं, शतवाहनास कहीं पे आ रहे हैं, बीच बीच में यहाँ पर राष्ट्रकूटास हैं, बीच बीच में हम ऐसा कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है पूरे के पूरे काल के अंदर। पोस्ट मेडिवल की बात करें तो हमें समझ में आ रहा है राजपूत उठ रहे हैं, कहीं पर जाट दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर कोई और दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पूरा इंडिया बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन के अंदर दिखाई देता है। इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका ट्रेंड बन रहा है, तो इसी वजह से मैं इस आर्टिकल को लेके आई हूँ। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी चाहिए, जैसे कि एक डिस्कवरी हुई है टेम्पल की तेलंगाना के रीजन के अंदर। आज का तेलंगाना कहाँ है वो आपको पता है, और क्या दिखा रहा है, चालुक्य का जो रेन है उसको दिखा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ था।
अब जो चालुक्यास थे वो आपके चालुक्यास यहाँ पर 2-3 तरीके थे। पहले चालुक्यास थे जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में रहते थे। दूसरे फिर जिनको कालाचारी बोलते हैं वो कालाचारी रेन के अंदर रहते थे। और तीसरे जो रियल चालुक्यास भी बोल सकते हैं या फिर जो पावर में काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे वो ऐसे चालुक्यास थे जो आज के समय पर आंध्र प्रदेश प्लस जो आपका कर्नाटक का रेन है उसके अंदर उनका राज्य था। अब ये हमें पता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से ऊपर जब तेलंगाना आता है तो वहाँ पर उनका राज्य नहीं था। वहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे चोलास थे, ऊपर हम देखते हैं कि कात्यास भी थे, और उनसे इधर अगर हम आएंगे केरला की साइड में तो हम औरों को देख पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर हमारा क्या था, पूरा का पूरा अगर इंडिया में ऐसे बांटे तो हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, चालुक्यास रहते थे। तो ये आपको अब समझ में आ गया है। अब यहाँ से तेलंगाना जो कि इधर है, यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और उनके स्प्रेड का कैसे पता चलेगा। देखिए अब क्या हुआ है कि बदाऊनी जहाँ के रियल चालुक्यास थे वहाँ से 500 किलोमीटर दूर, जहाँ पर कैपिटल होती थी बदामी, वहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक एरिया मिला है, एक गाँव मिला है जिसका नाम है मुदीमयक्कम। अब ये जो ये मुदीमयक्कम विलेज है इसी के ऊपर एक ऐसा आर्किटेक्चर इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो ये टेम्पल है मुदीमयक्कम विलेज के अंदर, ये दिखाता है चालुक्य स्टाइल को, कि उन्होंने अपने स्टाइल में जो मंदिर बनवाते थे अपने उसके अंदर वैसा ही कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और यही दिखा रहा है कि कैसे इतने समय के बाद या इतनी दूरी तक भी कहीं ना कहीं किसी एक काल में, किसी एक टाइम पीरियड के दौरान वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब ये भी बता दूं कि कौन सी रिवर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये जो विलेज है ये है कृष्णा रिवर के ऊपर। तो कृष्णा रिवर एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि खासकर सदर्न इंडिया के जितने भी किंगडम आते हैं, चाहे वो बहामनी किंगडम हो जो कि पोस्ट मेडिवल में अभी इसी समय के दौरान में चल रहा है जब यहाँ पर चालुक्यास है, या फिर और किंगडम आ रहे हो सामने, तो वहाँ पर वो इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये एक तो जो नदियाँ हैं आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कि तुंगभद्रा जो है वो आपको रिवर याद रहनी चाहिए कि विजयनगर से इम्पोर्टेंस रखती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कृष्णा की, तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा के नीचे जाते हुए क्या है, चालुक्यास है। तो इस तरीके से आप इनका एक्रोनियम बनाकर याद रख सकते हैं इनको, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर हमें प्रीलिम्स के लिए और क्या पता होना चाहिए कि चालुक्यास जो थे वो किसकी पूजा करते थे। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो चालुक्यास खुद में हिंदू थे। तो हिंदू थे तो वो क्या करते थे, या तो ज़्यादा उनकी जो पूजा होती थी वो होती थी विष्णु की, या फिर शिवा जो होते हैं हिंदू गॉड उनकी ज़्यादा प्रेयर वो करते थे। उनका जो मेन एक टेम्पल है वो होता था जोगुलंबा टेम्पल। तो जोगुलंबा टेम्पल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चालुक्यास किंग यहाँ तक आते भी थे। और अब जो ये डिस्कवरी हमें पता चली है इस टेम्पल के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि चालुक्यास जो थे उनके बारे में नई इन्फॉर्मेशन जाएगी और हिस्ट्री की तरफ से भी अब उनके ऊपर ज़्यादा हमें पता चलेगा। चालुक्यास ने रूल कब किया, अब बात यहाँ पर चल रही है बदामी चालुक्यास की। तो इनका जो रूलिंग पीरियड था वो रूलिंग पीरियड था यहाँ पर 543 AD से लेकर, अब AD को आप यहाँ पर CE भी बोल सकते हैं, 750 AD तक। तो ये देखिए अब कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा है, प्री मेडिवल हम इसको ले सकते हैं क्योंकि 750 तक ये जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाई वर सरोगेसी रूल मॉडिफाइड। देखिए जब अब मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी न्यूज़पेपर की, उसी में हमने जब 25 फरवरी के न्यूज़पेपर को एनालाइज किया था तो ये समझा था कि यहाँ पर सरोगेसी के कुछ रूल्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदल दिया गया है। कौन से रूल थे जिनको बदला गया था, क्या किसी को याद है तो कमेंट में येस बोल के बताइएगा। तो देखिए रूल थे गैमेट्स से रिलेटेड। अब ये क्या होता है मैम, ये होता है फीमेल के एग्स होते हैं या तो ओवम के अंदर या फिर मेल के स्पर्म जो होते हैं। अब सरोगेसी में पहले एक मामला आया 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास कि सरोगेसी जब रूल्स बनते हैं जो कि किसके अंडर बनेंगे, सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, इसके अंदर ये बने गए थे। इसमें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा पाबंदी लगा दी गई कि अगर आप किसी को सरोगेसी करवाना चाहते हो तो आप किसी अलग इंसान को डोनर का यहाँ पर या तो स्पर्म नहीं ले सकते हो या फिर आप एग भी नहीं ले सकते हो। एटलीस्ट अगर फीमेल है तो वो एग तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएगी। ये बातें हैं। अब हम समझते हैं सरोगेसी खुद में होता क्या है।
देखिए सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी होता है किसी की कोख को उधार में ले लेना। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। सरोगेसी का मतलब है यहाँ पर देखिए दो इंडिविजुअल हैं, पेरेंट्स हैं, वो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने किसी और फीमेल को जाकर बोला कि आप हमारे लिए सरोगेट मदर बन जाइए। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, फीमेल की तरफ से यहाँ पर एग लिए जाएंगे, मेल की तरफ से यहाँ पर स्पर्म लिए जाएंगे और इसको इनफर्टिलाइज करवाने के बाद में ये जो एग होगा इसको यहाँ पर सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया जाएगा। उनकी जो हम देखते हैं अब जब ये एग चला जाता है ये पूरा का पूरा बन के, तो अब ये 9 महीने तक सरोगेट मदर के पेट में पलेगा बच्चा और उसके बाद ये बेबी किसका होगा, इन्हीं पेरेंट्स का होगा। ये होता है सरोगेसी सिंपल सादे शब्दों के अंदर। अब हम समझते हैं कि क्यों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मना किया गया था कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि सरोगेसी में आप डोनर का मत लीजिए किसी को भी। अब डोनर कैसे काम करता है, मान लीजिए यहाँ पर ये डोनर नहीं है, सरोगेट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मेल है ये नहीं होते, केवल और केवल फीमेल है और इनको एक बच्चा प्लान करना है, विडो है, डाइवोर्स है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी मेल के या बिना किसी स्पर्म के तो ये किसी बच्चे को डेवलप नहीं करवा सकती हैं। तो ये क्या करेंगी, अभी ये क्या कर सकती हैं कि कोई एक स्पर्म जो कि अनोनिमस भी हो सकता है, कोई एक ऐसा डोनर हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उन्होंने हॉस्पिटल में अपना स्पर्म डोनेट किया हो, वहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर वो सब कुछ ठीक है, कोई मेडिकल वहाँ पे इशू नहीं है, तो उसके बाद में उस स्पर्म का इस्तेमाल करके क्या कर सकती हैं, अपने आप ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकती हैं। ये होता है डोनर का काम। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें अलग अलग करके समझ में आ गई होंगी। अब क्या केस होता है, देखिए यहाँ पर एक फीमेल है, अभी तक सरोगेसी में क्या था कि फीमेल के द्वारा एग दिए जाएंगे, मेल के द्वारा स्पर्म दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन बिठा कर यहाँ पर सरोगेट मदर बनेंगे जो से केवल और केवल अपनी जो कोख है या यूट्रस जो है उसको यहाँ पर डोनेट करने वाली है या फिर रखने वाली है उसमें। अब यहाँ पर एक 41 साल की महिला आती है जिनको एक काफ़ी अलग तरीके की बीमारी होती है, यानी उस बीमारी के अकॉर्डिंग उनके जो एग हैं वो मेडिकली इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है कि वो उसमें से बच्चा बनाया जा सके। अब ये चीज़ हो जाती है, अब ये होता है तो ये महिला जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये बोलती है कि देखिए ये गलत है, ये कानून गलत है, क्योंकि ये किस 2 अधिकारों को तोड़ रहा है यहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 14 जो कि आपके संविधान के पार्ट 3 के अंदर दिया गया है और कहता है राइट टू इक्वेलिटी, यानी सभी को समानता का अधिकार है, कोई भी आपसे समानता का अधिकार नहीं छीन सकता। कानून की नज़र के अंदर सभी लोग इक्वल हैं, राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये वही होता है कि कानून में अगर आप जाएंगे तो आपको समान तरीके से देखा जाएगा, चाहे आपका स्टेटस कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, सेक्स कोई भी हो। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और ये दोबारा बोलते हैं कि एक तो आर्टिकल 14 को तोड़ रहा है, ऊपर से दूसरा किसको तोड़ रहा है, आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 क्या होता है यहाँ पर, आर्टिकल 19 होता है रिलीजियस फेयर के अंदर, लेकिन आर्टिकल 21 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आप इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल होता है आपका राइट टू लाइफ, कि यहाँ पर आपको जीने का अधिकार दिया जा रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडिक्वेट स्लीप का अधिकार भी आपको मिला हुआ है कि ठीक से उचित नींद लेने का सभी को अधिकार है। तो ये सारे जो राइट टू लाइफ के अंदर आ जाते हैं। महिला का यही कहना है कि उनका जीने का अधिकार है। पहली बात तो उनको कोई इंसान मार नहीं सकता, खास करके स्टेट नहीं उनको मार सकती है, रोक नहीं सकती है उनको जीने से। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास इक्वालिटी का अधिकार है। जब आप किसी और को सरोगेसी करने दे रहे हो और मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ और मुझे नहीं करने दे रहे हो किसी भी कानून की वजह से, तो ये तो समानता के अधिकार को तोड़ रहा है। अब ये चीज़ें आपको आपके मेंस के आंसर के अंदर भी लिखनी होंगी, डिफाइन करनी होंगी कि क्यों ये आर्टिकल यहाँ पर लगते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब ये बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का 5 जजेस का बेंच बैठता है और हमें ये बात आप पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा ये ओड नंबर में क्यों होता है, इवन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मेजॉरिटी काम करती है। यानी 5 जजेस बैठे, इनमें से अगर 3 जजेस फैसला कर देंगे तो वही फैसला जीता हुआ फैसला माना जाएगा।
इसी वजह से मोस्टली यहाँ पर जो बेंचेस होंगे वो हमेशा 3, 5, 7, 9, 11, 13 हमारा हाईएस्ट बेंच अभी तक का बैठा है, जो कि कब बैठा था, केशवानंदी भारती केस 1973 के अंदर। कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1973 को। तो ये सब कुछ आपको आई होप अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब क्या बदलाव किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, हम समझते हैं कि कुछ इंसानों को मेडिकल इशू हो सकता है, तो इसी वजह से अगर कोई औरत है जो कि विधवा हो चुकी है, विडो हो चुकी है, या उसका डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, या कोई वुमन है जो सिंगल है और सिंगल क्या बनना चाहती है, पेरेंट बनना चाहती है, या फिर हम देखते हैं कि अभी तक क्रिटिसिज्म चल रहा है इस कैटेगरी में कि क्या LGBTQ को भी ये सब कुछ मिलना चाहिए, अभी तक उसके ऊपर कोई रूल मॉडिफाई नहीं हुआ है। अगर ये 3 यहाँ पर कंडीशन आपकी हैं और आप एक क्या चाहते हो, अपने लाइफ के अंदर फर्दर आगे बढ़ के एक चाइल्ड चाहते हो, तो आप किसी डोनर से यहाँ पर स्पर्म या एग ले सकते हो। तो ये चीज़ें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यही आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में कैसे पूछेंगे आपसे? प्रीलिम्स में आपसे सवाल किया जाएगा इसी आधार पर कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ये फैसला जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड था। अब आपको ये 4 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को ठीक बताना होगा, तो ये आपसे सवाल आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है कैन द IMEC एड्रेस रेड सी क्राइसिस। अब रेड सी क्राइसिस क्या है, देखिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। लाल सागर की बात हो रही है। लाल सागर कहाँ है यह आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो चलिए पता कर लेते हैं। रेड सी जो है हम देखते हैं कि हमें, अगर मैं आपको यहाँ पर अफ्रीका का यहाँ पर आपको मैप बनाकर दिखाऊं तो अफ्रीका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इतना थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन कुछ इस तरीके का। ये क्या है, सोमालिया है। यहाँ पर हम मेडागास्कर को देख पाएंगे और इसी अफ्रीका के इधर में हमें देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया, और यहाँ से हम आगे आएंगे तो इंडिया जो है वो भी यहाँ पर है और इस तरीके से वर्ल्ड मैप जो है चल रहा है। अब हम जो बीच में यहाँ पर इस सी को देख पा रहे हैं, ये जो आपने बीच में लोकेशन देखी, ये क्या है, ये आपकी है यहाँ पर। देखिए दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। हम बना रहे हैं अफ्रीका को और उसी के साइड में हम बनाएंगे सऊदी अरेबिया को, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है। अब ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसी के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो आप पतली सी पट्टी देख पा रहे हो, ये पट्टी, ये क्या है, सुएज कैनल। इसको बोला जाता है सुएज नहर कैनल। अब ये जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट आर्टिफिशियल कैनल है। यहाँ पर क्या किया गया है, इंसानों द्वारा इसको बनाया गया है। कृत्रिम है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल को कृत्रिम बोलते हैं। और इसके अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजी रूट ये माना जाता है, सबसे ज़्यादा शिप यहाँ से निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ रेड सी जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है और ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यमन है, ऊपर सऊदी अरेबिया है। इस तरीके से इधर ऊपर हम क्या देखेंगे, ईरान को देखेंगे। ईरान का एक ग्रुप है हाउती ग्रुप, क्या नाम है उसका, हाउती। अब ये जो हाउती ग्रुप ऊपर है ये रहता है ओमान के अंदर भी, और ये क्या कर रहे हैं, ओमान के अंदर से रहकर यहाँ पर जो भी शिप आ रहे हैं ऐसे देशों के, जो देश यहाँ पर इजराइल के साथ में सपोर्ट में खड़े हैं या फिर इनको लगता है कि सपोर्ट में खड़े हैं, उनके ऊपर ये कर रहे हैं अटैक। अब ड्रोन अटैक भी कर रहे हैं, उनको बंदी भी बनाया जा रहा है, सामान को रोका जा रहा है। इन कारणों की वजह से, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो कमर्शियल यहाँ पर जो शिप है वो इनसे अलग रास्ते पकड़ रहे हैं। कौन कौन से अलग रास्ते पकड़ रहे हैं, वो यहाँ पर अफ्रीका के नीचे से होते हुए ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उसमें देरी हो रही है या फिर खर्चा ज़्यादा आ रहा है सामान को संभाल कर रखने का, जिसकी वजह से हमें महंगाई भी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ यहाँ पर हम देख पाएंगे सिस्टम है, यही इसी का नाम है रेड सी क्राइसिस। अब इससे प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इसमें से आएगा कि रेड सी से रिलेटेड कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। इसको आप याद रखिएगा, ऑपरेशन चलाया गया है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये जो ऑपरेशन है ये चलाया गया था यूएसए के द्वारा। अब यूएसए हमें पता है इजराइल के साथ में बहुत ही ज़्यादा पहले दिन के साथ ही कड़े शब्दों में जुड़ा हुआ है, और अमेरिका को यही लगता है, और अलग कुछ देश हैं, 8 और कंट्रीज़ है, कि हम इस पूरे ग्रुप को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इसी वजह से उन्होंने कि प्रॉस्पेरिटी को, हमें समृद्धि को गार्ड करना है, बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उन्होंने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया।
अब ये कह रहे हैं कि क्या IMEC क्या वो इसको यहाँ पर रोक पाएंगे? तो चलिए समझते हैं ये भी। ग्लोबल सप्लाई के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं, अफेक्ट कैसे कर रहा है। और IMEC है क्या? IMEC क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया ने, हमें पता है अभी तक ये बना नहीं है, जस्ट प्रपोज्ड हुआ था। तो इसके ऊपर क्या है, क्या ये एड्रेस कर पाएगा इस समस्या को? IMC जो है वो जब हमारे यहाँ पर G20 का एक ग्लोबली एक तरीके से हमारे यहाँ पर ग्रुप चल रहा था, डिस्कशन चल रहे थे, उस समय पे प्रपोज किया गया था। और इसमें क्या करना है, इंडिया से होते हुए, इंडिया का जो सूरत है या फिर हम बोले कि वेस्ट कोस्ट है, वहाँ से चलते हुए हम जाएंगे ईरान में, और ईरान से होते हुए सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से इजराइल में, और इजराइल से होते हुए यहाँ पर हम मेडिटेरियन सी तक पहुँच जाएंगे। यानी कि सुएज कैनल का हमने कहीं पे इस्तेमाल किया ही नहीं। ये एक रास्ता प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। इसमें हमने ईरान का जो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, हमने सऊदी अरेबिया में भी इन्वेस्टमेंट की है, इजराइल भी हमारा साथ दे रहा है। और इसी के जैसा 2 साल पहले आपने सुना होगा U2 USA, इजराइल, ईरान और हम इंडिया को देख पाते हैं कि कैसे एक साथ में जुड़े हुए थे। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। ये प्रपोज किया गया था आपका रास्ता चाइना के खिलाफ में, क्योंकि चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, मिडल ईस्ट से बना रहा है, वो जा रहा है कजाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, तो इन सभी स्टेट से होते हुए ऐसे यूरोप में एंट्री कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इस IMEC के थ्रू बीच से एंट्री करते हुए। तो क्या ये एड्रेस कर सकता है? अगर आपको यहाँ पर सुएज कैनल से जाना ही नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये रास्ता शुरू होते ही बिल्कुल ही एड्रेस कर देगा समस्या को, लेकिन इसको बनने में अभी टाइम लगेगा। अभी वल्नरेबिलिटी जो है खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, ईरान के ऊपर जो हॉर्मोज है वहाँ पर भी तो ये रेबल ग्रुप है ना, वहाँ पर भी तो ये समस्याएं हो सकती हैं। तो इसी वजह से अभी ये समय लगेगा। अभी इसको वायबल कैसे बनाए, देखिए चैलेंजेस बहुत है, लेकिन इकोनॉमिक लॉजिक अगर आप लगाते हो कॉरिडोर के ऊपर तो इसको एनकरेज किया जा सकता है। जो भी स्टेक होल्डर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करें। और इस जर्नी को अगर ये हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया से यूरोप जो जाते हैं उसमें यहाँ पर लगभग 40% का जो समय लगता था वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इंडिया से यूरोप जाना बहुत ही आसान हो जाएगा शिपिंग के लिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके ऊपर अभी काम करना होगा। मल्टीनेशनल ऑपरेशन फ्रेमवर्क है ये बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर काम करना होगा। एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, रेड सी से रिलेटेड। सुएज कैनल देखा हमने यहाँ पर है, और रेड सी और अरेबिया के अंदर से जो जाती है वो यहाँ पर है बैब अल मंदाब नाम की स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि ठीक है रेड सी के क्राइसिस में कौन सी स्ट्रेट का यहाँ पर बार बार डिस्कशन हो रहा है। मैपिंग से यूजुअली 3 से 5 सवाल जो है वो आते ही हैं हर साल प्रीलिम्स में, तो उसके लिए ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, वाई हैज़ गूगल पॉज्ड गेमिनी एबिलिटी टू जनरेट AI इमेजेस ऑफ पीपल। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, हमें पता है जेमिनी जो है वो गूगल के द्वारा एक AI यहाँ पर उतारा गया है। किसके अगेंस्ट में उतारा गया है? सबसे पहले आता है ChatGPT, और उसके बाद में हम देखते हैं कि गूगल जो इससे पहले का वर्जन था जो कि यहाँ पर बेटा नाम से था वो भी आता है, जो कि फेल हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब गेमिनी को उतारा जाता है, और गेमिनी के अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखोगे तो उससे वो क्या करेगी, लिखे हुए को इमेज में कन्वर्ट कर देगी, फोटो बना देगी। आपने लिखा कोई भी कि कुछ ऐसी सुबह या दोपहर चाहिए तो वो उसी दोपहर को आपको बनाकर दे देगी, उसी का इमेज फॉर्म आपको दे देगी। ये काम कर सकती है। सुनने में लग रहा है काफ़ी आधुनिक है, बहुत अच्छे से काम आएगी, लेकिन अब इसमें समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि गूगल को इसको पॉज करना पड़ रहा है कि फ़ोटो आपसे गेमिनी नहीं बनाएगी। 2 कारण है। पहला कारण है एक्स के ऊपर, जो कि एक्स क्या है, एक्स ट्विटर है। पहले जो ट्विटर होता था उसी का नाम अब एक्स है। उसके ऊपर यहाँ पर लोगों ने बहुत सारा इसके प्रति इंडिया की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? ये जो है इससे सवाल पूछा जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी फैसिस्ट है। अब फैसिस्ट क्या होते हैं? फैसिस्ट होते हैं आप किसी के प्रति या किसी रिलीजन के प्रति अपनी समान भावना नहीं रखते हो या लोगों के प्रति भेदभाव करते हो, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन। तो मूलभूत हम देख सकते हैं यहाँ पर आइडियोलॉजी है फैसिज्म या फिर नाजीज्म, तो ये सभी आइडियोलॉजीज हैं। अब ये हमें समझ में आता है कि ऐसा बोलने के बाद गामिन यहाँ पर जिमनी बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स है जो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो है।
वहीं पे उसी के जवाब में हमारे जो आईटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि ये गलत बात है, ये जो हमारे आईटी के रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस के जो रूल निकाले गए हैं 2022 में, उनके खिलाफ है, क्योंकि एआई के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट के बीच में खाई बना रहा है लोगों के मन में। तो ये सवाल उठाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो आईटी के ये हमारे जो बड़े बड़े एआई लाने वाले गूगल जैसे जो प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म है, इनका क्या रिस्पॉन्स इसके प्रति रहा है। इन्होंने बोला है कि अभी ये ट्रायल फेज में ही चल रहा है, प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन हम इसको ठीक करेंगे। अब इसी चीज़ में आप देखिए कि जेमिनी की जो एबिलिटी है इन्हीं कारणों की वजह से इसको पॉज करना पड़ा। दूसरा रीज़न क्या है, सिर्फ इंडिया का इकलौता रीज़न नहीं है, वर्ल्ड भर से देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर अगर ये वाइट लोगों को कुछ निकालने को बोलते हैं, फोटो निकालने को बोलते हैं, तो इसको मना कर देती है, मैं नहीं निकालूंगी। दूसरा रीज़न हम देखते हैं कि कुछ जो फाउंडिंग फादर हैं उनको नाजियों की तरह दिखाया जा रहा है। अमेरिका के फाउंडिंग फादर है लेकिन उनकी इमेज बनाई जा रही है यहाँ पर जर्मनी के नाजी की तरह, तो ये भी गलत है, एक आइडियोलॉजी का प्रमोशन है। फिर हम देखते हैं कि जो कलर्ड पीपल है, या फिर अगर मैं आपको बताऊं कलर्ड पीपल कौन होते हैं, हमारे जैसे एशियन पीपल जो वाइट नहीं है, बेसिकली जो अफ्रीकन है, एशियन है, ये जो पीपल है, इनको हम देखेंगे कि इनके बारे में भी जो इमेजेस बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेसिस्ट बन रही हैं। तो यही एक कारण है कि लोग इसके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि एआई के अंदर आप तो वही चीज़ डालोगे ना, मशीन लर्निंग वही होती है जो किसी की सोच हो। तो इतना ज़्यादा हमने एआई के अंदर भी ये डाल दिया कि वो भी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है समाज के अंदर उनको इतने अच्छे तरीके से दिखा रहा है, तो इसी वजह से इसको बंद करना पड़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अहेड ऑफ गगनयान इसरो CE-20 इंजन ऑलरेडी हैज़ ए नोटेबल लिगेसी। देखिए अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है, यहाँ पर ज़रा इंपॉर्टेंस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसरो के बारे में बात हो रही है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की तरफ से एक मिशन भेजा जा रहा है गगनयान के नाम से, और उसी में एक इंजन का इस्तेमाल होता है जो कि है CE-20 नाम से। अब ये CE-20 क्या है, क्रायोनोजेनिक इंजन। अब क्रायोनोजेनिक इंजन जो है इसी पे बातें की जा रही है कि कितना अच्छा है, और ये गगनयान जो है उसी में लेकर जाया जा रहा है। प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो मैं ये बता सकती हूँ कि क्रायोनोजेनिक जो इंजन है उसका इस्तेमाल होता है GSLV के अंदर। GSLV Mark 3 यहाँ पर हमने बनाया था। GSLV क्या है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनियस यहाँ पर स्टेशन लॉन्च व्हीकल या स्पेस लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर भेजना। Mark 3 उसका नाम था। अब ये जाना जाता है SLV के नाम से, तो लॉन्च स्पेस व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है Mark 3, और उसी में इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक से मतलब है, देखिए इसमें कोई क्राई शब्द आया तो रोना धोना इसका मतलब नहीं है। क्रायोजेनिक का सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें जो फ्यूल होगा, इसमें जो ईंधन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल फॉर्म में होगा। कौन से ईंधन का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं दो फ्यूल का। पहली होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर जब आप उड़ाते हो लिक्विड फॉर्म में, एक कंबेक्शन आपने लिखा होता है जिसमें हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे एफिशिएंसी आती है किसी भी ईंधन के अंदर, और फ्लाइट के लिए ये लाइटर होता है सॉलिड फ्यूल से। अब ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में से लिक्विड में हमने कर दिया, और सॉलिड फ्यूल की तरफ से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेगेसी क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं कि एक लेगेसी है, क्योंकि देखिए क्रायोजेनिक जो इंजन था, ये इंजन इंडिया ने खुद ब खुद अपने आप ही बना लिया है। हमारे पास इस समय पे दो क्रायोजेनिक इंजन है, पहला है CE-20 के नाम से, दूसरा है CE-7.5 के नाम से। ये आपको प्रीलिम्स के बिहाफ से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, GS पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी जब आप उसको बांटोगे 7 भागों में, तो एक भाग आता है स्पेस टेक्नोलॉजी का, उसी से ये रेलिवेंट है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आप गैसों को कन्वर्ट करके उनका इस्तेमाल कर रहे हो, इफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो, रॉकेटें उड़ा रहे हो। तो ये क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज से बस कुछ 20-30 साल पहले 1980s का जो ये दौर था, उस समय तक इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इंडिया ये जो टेक्नोलॉजी ले रहा था वो ले रहा था रशिया से, या फिर हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन से,
और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें क्या करना पड़ रहा था, निर्भर रहना पड़ रहा था दूसरों के। लेकिन फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया और हमने खुद ब कुछ ऐसे देशों में हम आ गए, 2-4 देश जो है जैसे जापान है, इंडिया, रशिया, यूरोप और हम देखते हैं यूएसए को, नासा को, हम कुछ ऐसे गिने चुने देशों की गिनती में आ गए जिनके पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। और इसी वजह से हम जान सकते हैं कि आज जो इसरो इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रहा है, उसको लेकर जाया जा रहा है, इसरो को इतनी उपलब्धियां बन रही हैं और अलग अलग कंट्री, नासा हमारे साथ क्या कर रही है, मिशन कर रही है। हम देखते हैं ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो हमारे साथ मिशन कर रही है। जाग्जा जो है जापान की तरफ से, वो हमारे साथ मिशंस के अंदर आ रही है और खुद आ रही है, हम उनको बुला नहीं रहे हैं। तो ये उपलब्धियां हो पाई है क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत यहाँ पर साइंटिस्ट ने लगाई है, चाहे वो इंजन बनाने में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने के ऊपर हो। अब इससे अलग अगर हम देखें तो तीनों इंजन के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बुक लिखी गई है UR राव के द्वारा, जो कि इसरो के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। अब ये जो फॉर्मर चेयरमैन है, इनकी किताब इंडिया राइज एज ए स्पेस पावर, इसमें ये लिखते हैं, आप इसका इस्तेमाल मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, काम किया है और आज हम इस उद्देश्य तक, इस लक्ष्य तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसी को। और यही देखने के बाद में हमें समझ में आता है कि कुछ पॉइंट्स जो है, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और 20 के अंदर अंतर क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। अब क्रायोजेनिक 7.5 जो है प्रीलिम्स के हिसाब से, वो एक ऐसा लाइटर है। देखिए 7.5 और 20, वैसे ही आप डेसिमल से इसको याद रख सकते हैं कि ये 20 से कम है, यानी कि ये जो होगा इसके अंदर कोई एक चैम्बर नहीं होगा जो लिक्विड करेगा, डायरेक्टली ही उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ईंधन जल्दी स्पीड से जलेगा, और स्पीड से जलेगा तो क्या होगा कि आपका लाइटर तो होगा, स्पीड से जल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर तक पहुँचा नहीं पाएगा रॉकेट को, या फिर ईंधन को आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है और इसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा भी आज का हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आर्टिकल है कंजप्शन सर्वे 5 क्वेश्चन। देखिए अब ये आर्टिकल लिखा गया है P वैद्यनाथ अय्यर के द्वारा, और इन्होंने बताया है कि बॉटम 5% जो है उनको लीस्ट बेनिफिट मिलता है जब हम इंपोर्ट वैल्यू देखते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बास्केट वगैरह, उनको बदलने की ज़रूरत है। लोअर क्वांटिटी ऑफ लाइफ इन बिहार, उसमें देखिए MP, राजस्थान, UP, ओडिशा। देखिए अब ये आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में, और 3 में भी कहाँ पर, इकोनॉमी के ऊपर। अब इकोनॉमी में भी हमें पता है कि इकोनॉमी में हमें एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, GDP पढ़नी पड़ती है, बैंकिंग पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम देख पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा सा हमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर पार्ट मिल जाएगा। क्या बातें की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर एक सर्वे हो जाता है। अब ये सर्वे बहुत डाटा पहले से था, क्या सर्वे था, तो ये जो सर्वे होता है नेशनल सैंपल सर्वे इसको बोला जाता है, और ये हुआ था 1999 से लेके 2000 तक के बीच में। ये उसका 55th राउंड था। अब दोबारा से 2022 और 23 में इसका एक सर्वे होता है, जिसमें ये पता चलता है कि इंडियन जो है, इंडिया के लोग जो हैं वो अब फूड के ऊपर कम खर्च करने लगे हैं। यानी जितनी उनकी इनकम है, मान लीजिए 100 रुपये की इनकम होती थी, जो 2000 में से 50% से ज़्यादा यहाँ पर खर्च हो जाती थी सिर्फ खाने की चीज़ों में, अब वो केवल और केवल 11% तक पहुँच गई। अब इसमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एक अच्छी बात है। अगर आप इंसान खाने पे कम इस्तेमाल कर रहा है तो यानी उसकी इनकम बढ़ी है, और उस इनकम में उसके पास और खर्चे करने के लिए भी चीज़ें, चाहे वो जूतों के ऊपर हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे फिर हम देख सकते हैं कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरा यहाँ पर हमें डाटा मिलता है फूड बास्केट से रिलेटेड, कि पहले का जो डाटा दिया गया था वो एक ऐसा डाटा था यहाँ पर, जो फूड बास्केट में कोई भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, 2 बेसिस पे इसको निकाला जाता है। एक होता है रूरल बेसिस, दूसरा होता है अर्बन बेसिस। यानी गाँव में फूड एक इतने रुपये में आप कितना ज़्यादा ले सकते हो, खरीद सकते हो। 100 रुपये की आपने बास्केट बनाई तो क्या आएगा एक महीने के हिसाब से, और अर्बन एरिया में कितना ले सकते हो। तो हम देखेंगे कि गाँव में जो फूड बास्केट है वो यहाँ पर लगभग 50 लगता है, तो अर्बन एरिया में 40 में वो आ जाती है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं।
फूड बास्केट का डाटा भी हमारे पास जो अभी तक का है वो 2012 के आधार पर है, 2012 के आधार पर है। तो इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, इनकम स्टेटस बढ़ रही है, चीज़ें जो है उनके प्राइसेस अब ज़्यादा खरीद सकते हो, फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पर सर्वे ने बताया है लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिनमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन द इंडिया। तो इनकी लोअर स्टैंडर्ड बहुत कम है, खासकर लिविंग कंपेयर करें तो नेशनल एवरेज से। अब ये आइडिया, क्विक आइडिया आप इससे समझ सकते हो कि एक फैमिली जो एवरेज मंथली कंजप्शन कितना स्पेंड कर रही है अपने मेंबर्स के ऊपर, अगर उसको हम देखें तो उस बिहाफ से ही हम निकाल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर क्लोथ्स के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो रही है, सैनिटाइजेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फूड में अगर हम फैमिली मेंबर के हिसाब से निकालें तो वो एवरेज से भी कम है, नेशनल एवरेज जितना निकल कर आ रहा है उससे भी कम है। और इसी वजह से यहाँ पर सवाल है कि इन 5 स्टेट के अंदर काम किया जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बैठता है तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको ज़्यादा पैसे भी प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि स्कीम भी अच्छे से पहुँचे, और जिनको बेनिफिट की सच में ज़रूरत है, जो बॉटम के, जो निचले स्तर पर सच में 5% पर आते हैं, उनके पास सबसे कम फ़ायदा पहुँच पाता है, तो वो कि जितना हो सके उस फ़ायदे तक उन तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन है सुएज कैनल के बारे में, कि कितना कमी आ गई है सुएज कैनल के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हाउतीज का अटैक वहाँ पर होता है। कुछ चार्ट दिए गए हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मैप दिखाए जा रहे हैं। मैप में दिखाया कि बहुत सारे 1 दिसंबर 2001 का ये मैप है कि कैसे जो नॉर्मल यहाँ पर होता था वो इस तरीके से ट्रेड चल रहा था। फिर हम देखते हैं 12 दिसंबर 2024 में कि अब ट्रेड, ये छोटे छोटे जो आप रेड कलर के देख रहे हो ये बहुत सारे शिप्स हैं, तो इतने सारे शिप्स यहाँ पर जा रहे थे इस तरीके से। अब क्या हो रहा है कि बहुत कम शिप आपको दिखाई देंगे यहाँ से इसी सेम रूट से जाते हुए, और बहुत सारे शिप ऐसे हैं जो जा रहे हैं केप ऑफ टाउन को क्रॉस करके अफ्रीका से होते हुए। अब आप लोग समझ पाएंगे जो मैं मैप आपको ऊपर समझाना चाह रही थी। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन चुका है। ये वही है कि ऑयल टैंकर खास करके, क्योंकि अब आप मान लीजिए हाउतीज ने क्या किया, ड्रोन से अटैक कर दिया, बॉम्ब वगैरह डाल दिया है, ऑयल का पहले ही टैंकर था, अब उसमें कितना नुकसान होगा आपको पता है। तेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है गैस को उसको पकड़ लेता है, तो नुकसान की जो हद होगी वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगी। इसी वजह से लोग डर रहे हैं। और अल्टरनेटिवली कितना ज़्यादा, लगभग यहाँ पर 17,975 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ रहा है इस अटैक्स के कारण से। तीसरे चार्ट पर जाते हैं, जो कि दिखा रहा है कि मंथली ट्रांजेक्शन जितना होता था सुएज एंड पनामा कैनल से, वहां पर अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2024 में कितना कमी आई है। पहले कितना हो रहा था, ब्लू लाइन से आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा लेवल पर ये था। हम देखते हैं 1700 से लेकर करीब 1000 ऐसे शिप्स थे जो जाते थे मंथली, वहां से गुजर रहे थे बेसिस पे। लेकिन अब पनामा कैनल और सुएज कैनल में ड्रॉप आ रहा है धीरे धीरे। ये डाटा कितना गिर गया है यहाँ पर, और फिर दूसरा मंथली यहाँ पर भी कम हो गया, पनामा में भी कम हो गया। फोर्थ में दिखा रहा है कि एवरेज डिस्टेंस नॉटिकल माइल में एवरी ईयर कितना ज़्यादा कार्गोज को कवर करना पड़ रहा है। पहले ड्राई बल्क वगैरह के लिए पनामा कैनल है, सुएज कैनल है, और ये अदर ऑयल के कंटेनर है कि उनको 2015-2020 तक नॉर्मली बहुत ही कम करना पड़ रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, ये भी कम हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, इधर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ देख पा रहे हैं, ऊपर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ देख पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लगभग 18,000 किलोमीटर ऐसा एरिया है जो ज़्यादा करना पड़ रहा है कवर, किस वजह से, अटैक के डर की वजह से। लास्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो दिखा रहा है कि फ्रेट रेट्स जो हैं, किसी चीज़ को संभाल कर रखने के जो रेट है वो कितने बड़े हैं। तो ये 2014 से 16, 18, 20 तक लगभग इक्वली ही चल रहे थे, कोई ज़्यादा इनमें उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन सडनली 2020 में बढ़ जाते हैं कोविड में, और फिर यूक्रेन रशिया होता है, और फिर अब जो अटैक हो रहा है 2022-24 का, ये दोबारा से बढ़ रही है। कोविड के टाइम पे बढ़ गए हैं क्योंकि आप भेज नहीं पा रहे हो चीज़ों को, अब अगेन 2024 में ये बढ़ रहे हैं इन अटैक्स की वजह से। तो ये डाटा हमें इससे समझ में आ रहा है। ये आप ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन अपने मेंस के आंसर्स के अंदर भी बनाकर आ सकते हैं अगर आपको याद रह जाए तो।
खैर यहीं पे आज हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर बना हुआ था, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते